नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे घर से निकलने के लिए मुझे अपनी मिसेज को समझाना पड़ा, और कल एक कहानी भी सुनाई थी मैंने कि मृत्यु का समय और स्थान निश्चित होता है। तो मृत्यु का समय और स्थान तो निश्चित होता है दोस्तों, मृत्यु का कारण भी निश्चित होता है, जो कि कल मैंने नहीं सुनाया था। लेकिन आज उस कहानी को सुनाने का, उस कहानी को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैंने कहानी सुनानी थी वहीं तक उसका मकसद पूरा हो गया था। तो अब मैं उससे थोड़ा आगे बताऊंगा कि जैसे मैं घर से निकला, हरिद्वार तक पहुंचा, तो रास्ते में दो दुर्घटनाएं हुई। दुर्घटना कहिए, हादसा कहिए, या घटनाएं कहिए, कुछ भी कहिए। तो उसमें से एक तो जो दुर्घटना थी वो सिंपल थी, भाई ऐसी दुर्घटनाएं तो आम हो जाती है। लेकिन जो दूसरी घटना थी उसके अंदर कुछ अजीब सा वो था। उसके अंदर पुलिस की गुंडागर्दी भी थी, सत्ता की हनक भी थी, और ये भी था कि जो पुलिस थोड़ी ही देर में कैसे गुंडों की तरह व्यवहार कर रही थी और अपने आप को भारतीय सेना से भी ज़्यादा मजबूत समझ रही थी और व्यवहार कर रही थी, वही एक ही पल के अंदर कैसे मेमने की तरह मिमियाने लगी। ये भी मैं आपको उसमें के बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो पहली घटना तो दोस्तों सिंपल है, ये है कि जैसे मैंने बस पकड़ी, पानीपत के लिए मैं गया। तो जैसे पानीपत के बस स्टैंड के पास शिवा मोड़ पे पहुंचा, उसी टाइम बस के सामने कोई जानवर आ गया, कुत्ता बिल्ली या कुछ भी होगा। तो बस के ड्राइवर को अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा इमरजेंसी में। तो अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा तो बस को रुकना था ही था। लेकिन तभी पीछे से गाड़ी आने लग रही थी, कार आ रही थी, और उसके अंदर एक परिवार बैठा हुआ था। उसको पता नहीं था कार ने रुकना है, तो उसने जैसे ही बस ने रुकना, सॉरी, तो जैसे ही बस रुकी, कार का जो ड्राइवर था वो उसमें ब्रेक नहीं लगा पाया, और सीधी उसकी टक्कर थी वो बस में जाके लगी, और पूरी की पूरी गाड़ी डैमेज होगी। लेकिन परमात्मा का शुक्र ये रहा कि किसी भी फैमिली मैन को, उसमें जो कार में बैठी हुई सवारी थी, उसको चोट नहीं लगी। तो ऐसी जब वो हुई घटना, तो गाड़ी वाले में और बस वाले में झगड़ा होना लाजमी था ही था। तो टाइम बढ़ता देखकर मैंने ड्राइवर को और उनको समझाया कि भैया 500 मीटर के ऊपर बस स्टैंड है, आप लोगों ने अगर झगड़ा करना है तो वहाँ झगड़ा कर लीजिए, कम से कम जो सवारी हैं जिन्होंने अपने जाना है वो तो अपने जगह पे जाए। तो ये बात दोनों को समझ में आ गई, और बस वहाँ से चल के ने पानीपत बस स्टैंड पे पहुंची। खैर बाद में क्या हुआ, किसका कैसे झगड़ा हुआ, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि तुरंत मैंने उसी टाइम हरिद्वार वाली जो बस थी वो पकड़ ली थी। तो दूसरी घटना ये थी दोस्तों कि जैसे ही पानीपत से हम चले तो बस पहुंची शामली। शामली में जैसे ही बस पहुंची तो पुलिस ने नाका लगा रखा था, और नाके पर जैसे पुलिस पहुंची, बस पहुंची, तो पुलिस ने उसको रोक दिया, और पुलिस ने ड्राइवर को कहा कि आप वापस पानीपत जाइए, और वहाँ से करनाल, और करनाल से सहारनपुर, और सहारनपुर से हरिद्वार जाइए। तो अब बस को दोस्तों जो डीजल मिलता है ना, वो किलोमीटर के हिसाब से मिलता है, और ड्राइवर के पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो वो वापस जा नहीं सकता था। तो ड्राइवर ने उसको कहा कि सर, अगर आपने यहाँ नाका लगाना था और अगर हमें वापस भेजना था तो पानीपत बस स्टैंड पर सूचित करना था। क्योंकि हरिद्वार के लिए वहाँ से 15-15 मिनट में, 10-10 मिनट में बस निकलती रहती है। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी, और वो कहती रही वापस जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए। अब वो भी सरकारी कर्मचारी था, तो उसने कहा कि वापस तो मैं नहीं जा सकता, आप मुझे जाने की परमिशन दीजिए। लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ते 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 तब तक सवारी भी नीचे आ गई थी। तो पुलिस वाले ने उसको, ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारते कंडक्टर और बस की जो सवारी थी वो भी आगे मैदान में आ गई। लेकिन 20-25 सवारी थी, और जब पुलिस को दिखाई दिया कि यहाँ झगड़ा बढ़ सकता है तो उन्होंने और पुलिस बुला ली, और लगभग 40-50 पुलिस वाले आ गए, और उन्होंने जितनी सवारी, बस का ड्राइवर और कंडक्टर, उनकी ठुकाई कर दी। अब ठुकाई कर दी तो पीछे लौटना पड़ा, क्योंकि पुलिस की फोर्स ज़्यादा थी, और बस को थोड़ा पीछे ले कर, और जो कुछ सवारी थी वो भी पिट गई। और जब झगड़ा हो रहा था तो ऑब्वियसली बस में मैं भी बैठा हुआ था, लेकिन मैं इस तरह के झगड़ों में दोस्तों पड़ता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा साइड में हट के खड़ा हो गया। तो जब पुलिस अपने लाठी डंडे बरस आ रही थी तो पुलिस वाले ने मेरे से पूछा, जी आप? तो मैंने कहा मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में। तो उन्होंने कहा कि आप कुर्सी पे बैठ जाइए आराम से, कोई बात नहीं। खैर वो झगड़ा मेरी आंखों के सामने हुआ, और जब पुलिस वाले हावी पड़े और बस की सवारियों के ड्राइवर कंडक्टर की ठुकाई कर दी,
तो वापस बस जाना पड़ा और बस वाले ने वापस मोड़नी पड़ी। लेकिन बस अभी 500 मीटर भी नहीं चली थी कि उसी बस के अंदर एक लड़का था, लगभग यंग लड़का था। उसने ड्राइवर को कहा रुको, और पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि रुको। तो बस वाले ने भी रोकनी पड़ी, ड्राइवर ने बोला। तो उसने चैलेंज के साथ कहा कि अगर यूपी पुलिस इस तरह मेरे को पीटने लगी तो फिर मेरा सत्ता में रहने का क्या फ़ायदा है। और मैं दीपेंद्र हुड्डा का कार्य करता हूँ और कर्मठ कार्य करता हूँ और दिन रात उसमें लगा रहता हूँ, मेरे को यूपी पुलिस नहीं पीट सकती। तो दोस्तों उसके कहने से बस वाले रुक गए। कुछ सवारियों ने कहा भैया रहने दे, ये यूपी पुलिस है, 40-50 पुलिस वाले हैं, नहीं मानेंगे ये। लेकिन अब उसके अंदर भी सत्ता का कुछ गरूर कहिए या दीपेंद्र हुड्डा से नज़दीकी होने का वो कहिए या कुछ भी कहिए, या हरियाणा का एक वो जो ठेठ अहंकार होता है वो कहिए। तो उसने दीपेंद्र हुड्डा को फ़ोन कर दिया। तो पता नहीं उसने दीपेंद्र हुड्डा को फ़ोन किया या किसी और को फ़ोन किया या उसके पीए को फ़ोन किया। तो वहाँ से या तो उसके ऑफिस से या उसने दीपेंद्र हुड्डा की वजह की नाम दीपेंद्र हुड्डा का लिया हो या कोई और होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने नाम दीपेंद्र हुड्डा का लिया था। तो वहाँ से आईजी के पास फ़ोन गया और उन्होंने बताया कि ये सिचुएशन है, पुलिस ने ऐसे ऐसे उनकी ठुकाई कर दी और वो मेरे अपने कार्य करता है। इतना कहते ही दोस्तों आईजी ने उसी टाइम वहाँ पर जो इंचार्ज था उस नाके का, उसके पास फ़ोन किया और ये कहा कि मैं आने लग रहा हूँ और आप उन लोगों से माफ़ी मांगिए और उनको जाने दीजिए। तो जब एक आईजी का फ़ोन था तो एक इंस्पेक्टर की कहाँ चलती। तो इंस्पेक्टर ने बस के पास जाके कहा कि अरे सर सॉरी आप जाइए। तो वो जो लड़का था जो कार्यकर्ता था वो अकड़ गया, बोला ना ऐसे कैसे जाऊँ, पहले तो आप माफ़ी मांगिए। तो उन्होंने कहा सर सॉरी हमारे से गलती होगी। बोला नहीं अब नहीं, अब तो कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर में वहाँ पर आईजी भी आ गया और आईजी ने उनको समझाया और काफ़ी रिक्वेस्ट की कि अरे भैया पुलिस है, पुलिस से गलती होगी। और जो प्रशासन के आदेश थे, ऊपर से आदेश थे, तो इन्होंने रोक दिया था। खैर कुछ और भी समझदार थे। तो लेकिन उस लड़के ने ये कहा कि ठीक है यहाँ तो हमें रोक दिया, लेकिन आगे और पुलिस रोकेगी तो हमें एस्कॉर्ट करो। आदेश दे रहा था वो यूपी पुलिस को कि हमें एस्कॉर्ट करिए। तो आईजी ने तुरंत कहा, एक इंस्पेक्टर को कहा गाड़ी ले जाओ और इनको शामली से पार करवाओ। तो पुलिस बस के आगे आगे चली, आगे जहाँ जहाँ भी नाके लगे थे वो क्लियर करवाती गई और इस पूरे मामले में, और वो जो बस थी शामली से आगे आराम से निकल गई। लेकिन इस सारे मामले में दोस्तों देखने की बात ये है कि जो पुलिस थोड़ी देर पहले गुंडागर्दी पर उतारू थी और उसने जिस ड्राइवर की, कंडक्टर की, सवारियों की ठुकाई कर दी थी और ये सोच रही थी कि हमसे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं, और एक फ़ोन आने से किस तरह गिरगिट की तरह पुलिस ने रंग बदला और किस तरह मिमियाने लगे और उनको एस्कॉर्ट करके छोड़ के आए। तो ये है सत्ता की हनक। अब ये मुझे नहीं पता है कि किस वजह से या किस पावर से या किस उससे पुलिस इतनी नरम हुई, इतनी वो हुई। शायद दीपेंद्र हुड्डा की यूपी के अंदर ऐसे कैसे चली, कितनी चली, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस सत्ता के सामने बेबस होती मैंने देखी। और जो पुलिस पहले लठ की भाषा में बात कर रही थी वो हाथ जोड़ कर बात कर रही थी, और वो जो गाली गलौज की भाषा में और ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी वो मेमने की तरह मिमियाते हुए खुद मैंने अपनी आंखों से देखी। तो ये होती है दोस्तों सत्ता की हनक। खैर वहाँ से शामली से आगे चले और उसके बाद फिर कोई दिक्कत आई नहीं और मैं हरिद्वार पहुँच गया। तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, कब मैंने कावड़ उठाई और आगे रास्ते में क्या क्या हुआ, वो सारा मैं अपने अगले आने वाले अंकों में बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे एक ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ जिसकी कम से कम हिंदुस्तान में कल्पना नहीं की जा सकती। यूरोप में तो ऐसी घटना की कल्पना की जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी आदमी कल्पना नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन घटना ऐसी थी कि मुझे साक्षात अपनी मौत दिखाई दे रही थी और बिल्कुल 1 सेकंड के डिफरेंस से मैं खुद हैरान हूँ कि जो लाल आंखों से मौत मेरी तरफ बढ़ रही थी और मेरे
आंखों में बेबसी थी, मैं चाहते हुए भी हिल नहीं पा रहा था। सिर्फ 1 सेकंड के डिफरेंस से जो बेबसी मेरी आंखों में थी, वही लाचारी, वही बेबसी मुझे अपनी आंखों में अपनी मौत की आंखों में दिखाई दी। दोस्तों, ये हैरान करने वाली घटना मैं आपको अपने आने वाले अंकों में ज़रूर बताऊंगा, और मैं परमात्मा का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि एक ऐसी असंभव जिंदगी जो मैंने खुद कल्पना कर ली थी कि अब मैं नहीं बचूंगा, और उससे मैं बचा। परमात्मा ने मेरी रक्षा की, उसके लिए मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मैं अगले अंकों में आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या घटनाएं हुई, किन किन आदमियों से मैं मिला और किस तरह के आदमियों से मिला। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को देखते रहिए, मेरे इस यात्रा को देखते रहिए। और आपको अगर मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये कहानी, मेरी ये स्टोरी अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे विषय के बारे में अवगत कराता रहूं। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद।